हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे गांधी जी का। हमने कल बताया था कि कांग्रेस को जून 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। जून 1930 में कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। चाहे कांग्रेस से संबंध जो भी संस्थाएं थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो कुछ एक दो फैक्ट्स है वो मैं चाह रहा हूं कि आपको बता दूं। महात्मा गांधी ने वानर सेना का गठन किया था। ये वानर सेना जो था वो स्टूडेंट के लिए था, छात्र के लिए था। और मंजरी सेना का भी गठन किया था महात्मा गांधी ने। मंजरी सेना का काम था, लड़कियों के लिए था यह, और ये इंदिरा गांधी इसकी हेड थी, प्रमुख थी मंजरी सेना की। उसके बाद सुबह सुबह जो है प्रभात फेरी निकाला जाता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रभात फेरी सुबह सुबह जो है प्रभात फेरी जो है बच्चे युवा ये सब निकालते थे। इसमें एक जादुई लालटेन का भी प्रयोग किया गया। जादुई लालटेन का भी प्रयोग किया गया। और जवाहरलाल नेहरू को जो गिरफ्तार किया गया तो उनको नैनी जेल भेज दिया गया। नैनी जेल इलाहाबाद के पास है, प्रयागराज के पास। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स है जो मैं बता देना चाहता था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जून कांग्रेस को 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया। जब कांग्रेस को 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया तो मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन का रिपोर्ट 2 बार प्रकाशित हुआ था। एक बार प्रकाशित हुआ था 10 जून को और दूसरी बार प्रकाशित हुआ था 12 जून को 1930 को प्रकाशित हुआ था। मतलब 2 खंडों में प्रकाशित हुआ साइमन कमीशन की रिपोर्ट। जब रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ही लिखा हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन पर का एक आयोजन किया जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट विचार करने के लिए, जो लंदन में आयोजित होगा, जो लंदन में आयोजित होगा। लेकिन इस समय स्थिति बहुत भारत में खराब था और ब्रिटिश भी हताश थे कि किन से बात करें, क्योंकि कांग्रेस को तो उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था और कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि हम भाग नहीं लेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। या मैंने आपको कल बताया भी था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें साफ साफ कह दिया था कांग्रेस कि हम किसी गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। खैर, लेकिन पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ। एक बात याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ। या एक ही सम्मेलन का, देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन एक ही हुआ, लेकिन उसके 3 सत्र थे, 3 सेशन थे। पहला सत्र, जैसे दूसरा सत्र और तीसरा सत्र। सम्मेलन एक ही था लेकिन 3 बार उसको मतलब अरेंज किया गया। जैसे आपका होता है ना कि एक वर्ष में जो है संसद 3 बार बैठती है, मानसून सत्र, विंटर सेशन और जो बजट सत्र 3 बार बैठती है। उसी प्रकार जो है ये गोलमेज सम्मेलन भी जो है एक मतलब 3 बार करने का आयोजन हुआ। फर्स्ट सत्र, सेकेंड सत्र, थर्ड सत्र में यह हुआ था। तो यह एक ही सम्मेलन का 3 सत्र था। गोलमेज सम्मेलन में जो सत्र है वो एक ही सम्मेलन का 3 सत्र था। पहला गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो ज्यादा साइंटिफिक है। गोलमेज सम्मेलन का पहला सत्र, फर्स्ट जो है सत्र, वो कब हुआ? तो अगर देखा जाए जो पहला सत्र है वह हुआ 12 नवंबर से 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक हुआ। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ। और यह कहां हुआ? लंदन में हुआ।
लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। जगह का नाम है सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और भारत के वायसराय कौन थे? इरविन थे। भारत के वायसराय इरविन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, किंग कौन थे? जॉर्ज पंचम। राजा थे जॉर्ज पंचम। इसमें कुल कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम सम्मेलन सत्र में, 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने विभिन्न दलों के भाग लिए थे। 89 टोटल कितने लोगों ने जो है भाग लिया था? 89। इसमें पहली बार यह तो कहा जा सकता है कि पहला बार ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों से बराबरी के स्तर पर बात किया। इस जो पहला गोलमेज सम्मेलन का जो पहला सत्र हुआ, उसमें ब्रिटेन सरकार ने पहली बार भारतीयों से बराबरी के स्तर पर बात किया। इतना तो कॉन्फिडेंस ब्रिटिश सरकार का लूज तो जरूर हुआ। अब जो है कौन कौन किस दल से गए थे ब्रिटिश से ये इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उनका थोड़ा सा जो है नाम हम लिख देते हैं। जैसे आपको उदारवादी के तरफ से कौन कौन थे? उदारवादी में देखिएगा तो CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय, उदारवादी से CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू और MS जयकर भी थे। MS जयकर 3 आदमी थे। और हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे। और BS मुंजे भी हिंदू महासभा से थे। BS मुंजे हिंदू महासभा से BS मुंजे भी थे। उसके बाद अगर आइएगा भारतीय ईसाई वर्ग से कौन थे? पूछता ही परीक्षा में, भारतीय ईसाई वर्ग से बार बार पूछता है। KT पॉल थे। कौन थे? KT पॉल। ईसाई वर्ग का प्रतिनिधि कौन किए थे? दलित वर्ग का कौन प्रतिनिधि किए थे? अंबेडकर। दलित वर्ग का अंबेडकर प्रतिनिधि किए थे। और मुस्लिम लीग से कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली मुस्लिम लीग से गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, ये सब जो है भाग लिए थे। आगा खां, मोहम्मद सफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। ये सब जो है मुस्लिम लीग की ओर से भाग लिए थे। सिख से लिए थे सरदार संपूर्ण सिंह। सिखों के प्रतिनिधि बनकर गए थे सरदार संपूर्ण सिंह। सिख के प्रतिनिधि कौन बनकर गए थे? सरदार संपूर्ण सिंह। ये सभी लोग यहां भाग लिए थे। और देसी रियासत से भी भाग लिए थे। देसी रियासत 16 जो है राजा देसी रियासत के राजा गए थे, इसमें भाग लिए थे। 16 देसी रियासत इसमें भाग लिए थे। तो इसमें कुल मिलाके जो है ये लोग भाग लिए थे। कुल मिलाके जो 89 प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 89 का नाम तो याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन चूंकि पहला जो गोलमेज सम्मेलन का जो पहला सत्र हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस अगर किसी भी भारतीय समस्याओं पर भाग नहीं लेती है तो उसका हाल उसी प्रकार का है जैसे राम के बिना रामलीला, रामलीला विदाउट राम। राम के बिना रामलीला का क्या महत्व है? इसलिए कांग्रेस ने अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में भाग नहीं लिया तो साफ साफ बात है कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। और यह बात ब्रिटिश सरकार भी समझती थी। इरविन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था कि गांधी जी से बात करो। इरविन पर
काफी प्रेशर पड़ रहा था कि गांधी जी से तुम बात करो। तो इरविन ने क्या किया, जो वायसराय थे भारत के, उन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से बाहर कर दिया। जो गांधी जी इरवदा जेल में पैक बंद थे, उनको वहां से जेल से निकाल दिया। और उस समय तेज बहादुर सप्रू, अभी तुरंत चर्चा हुआ है, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी नेता थे, और जयकर, एम एस जयकर, दोनों ने गांधी और इरविन के बीच मध्यस्थता किया कि आप लोग जो है बातचीत शुरू कीजिए। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने गांधी और इरविन के बीच जो है मध्यस्थता किया कि कहा कि दोनों आप लोग बात कीजिए। क्या बात कीजिएगा? तो फरवरी 1931 में बात शुरू हुआ। फरवरी जो है 1931 में बातचीत शुरू हुआ, और यह बातचीत फाइनल हुआ 5 मार्च, क्योंकि बातचीत तो एक बार होता नहीं है। 5 मार्च 1931 को बातचीत समाप्त हुआ। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, 31 को हुआ था। इस समझौता में तेज बहादुर सप्रू और जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 5 मार्च 1931 को यह हुआ। आखिर इसमें क्या क्या था, कौन कौन मैटर इसमें भाग, मतलब इस दिल्ली समझौता में कौन कौन सा शर्त था, वो हम लोग थोड़ा सा देख ले। जब ये समझौता हुआ तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सॉरी सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। इसको थोड़ा सा, जब ये समझौता हुआ था तो एक थे एलन मैक्सवेल जॉनसन। एलन मैक्सवेल जॉनसन, गांधी और इरविन के बीच जो दिल्ली समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, एलन मैक्सवेल जॉनसन थे। उन्होंने कहा कि यह गांधी के लिए जो था कंसोलेशन प्राइज था, सांत्वना पुरस्कार था, और इरविन जो है भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एलन मैक्सवेल जॉनसन ने, जो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, उस पर एलन मैक्सवेल जॉनसन ने कहा कि गांधी को जो है बहुत कुछ बड़ा चीज नहीं मिला है, कंसोलेशन प्राइज मिला है, अर्थात सांत्वना पुरस्कार मिला है, और इरविन को जो है वो एक तरह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और सरोजिनी नायडू ने, जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तो उन्हें दो महात्मा कहा, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा। अब इन दोनों के बीच कौन कौन समझौता हुआ वह थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला समझौता यह हुआ कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र में भाग लेने के लिए वह जाएंगे भारत से। यह हो गया। उसके बाद दूसरा समझौता हुआ कि राजनीतिक जितने भी कैदी हैं जो हिंसा नहीं किए हैं, किसी को मारे नहीं है, किसी को काटे नहीं है, उन सबको छोड़ दिया जाए। तीसरा समझौता यह हुआ कि विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान पर, विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसमें इरविन जो है कोई विशेष दखल नहीं करेंगे। उसके बाद जो समुद्र के किनारे हैं व्यक्ति, वह नमक बना के यूज कर सकते हैं। जो समुद्र के किनारे जो व्यक्ति बैठे हैं, जो रहते हैं, वो नमक बना के यूज कर सकते हैं। और गांधी जी इस समझौता के बदले में गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र में भाग लेने के लिए भारत से लंदन जाएंगे। यह समझौता की शर्तें थी। एक थे आपको के मुंशी ने भारत, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बारे में बोला था कि भारत के संवैधानिक इतिहास में यह एक युग प्रवर्तक घटना है। भारत के संवैधानिक इतिहास में यह जो है यह युग प्रवर्तक घटना है।
यह हो गया। अब चूंकि गांधी और इरविन के बीच समझौता तो हो गया, अब कांग्रेस की बैठक होगी तभी ना फिर गांधी जी को कहा जाएगा कि हाँ आप जाइए लंदन इंग्लैंड। तो कराची में 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो है कराची में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता की है। 26 मार्च को यह अधिवेशन हुआ था, लेकिन इस अधिवेशन शुरू होने से मात्र 3 दिन पहले जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों को फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था, और 5 मार्च 1931 को जो है गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। भारत की सारी जनता यह आस लगा के बैठी थी, या उम्मीद लगा के बैठी थी कि गांधी जी इरविन से यह कहेंगे कि भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को जो फांसी मिलने वाली है उसको वापस ले लीजिए। लेकिन गांधी जी ने उस संबंध में इरविन से कुछ नहीं कहा, और गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, यह इतिहास का एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। मैं उनके दिल की गहराइयों में, गांधी जी के दिल की गहराइयों में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं यह इतना तो कह सकता हूं कि गांधी जी का विवेक अंधा हो गया था। खैर, जनता काफी निराश हो गई गांधी जी से के इस बर्ताव से, और कहा जाता है कि गांधी जी जब कराची अधिवेशन में पहुंचे थे तो गांधी जी को भगत सिंह के जो सपोर्टर थे, भगत सिंह के सपोर्टर तो सारे भारतीय थे, उनको हम किसी जाति धर्म वर्ग में नहीं बांट सकते हैं, तो उन लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों इंपॉर्टेंट समान हैं, तीनों का नाम बराबरी से इज्जत से ले रहा हूं मैं। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के समर्थन में महात्मा गांधी को लोगों ने काला झंडा दिखाया था। खैर, कराची अधिवेशन शुरू हुआ। जब लोगों ने काला झंडा दिखाया था गांधी जी को कराची अधिवेशन में, तो गांधी जी ने एक बात कहा था कि गांधी मर सकता है। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। यह बात गांधी जी ने कराची अधिवेशन में ही कहा था। शायद भगत सिंह के, चाहे सुखदेव, राजगुरु के लोगों ने झंडा दिखाया हो या जो भी। एक चीज और याद रखिए, कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव तो पारित हुआ था पहली बार, कब? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पारित हुआ था 1929 में, लेकिन पूर्ण स्वराज को वहां प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज को पहली बार कराची अधिवेशन में ही परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज को पहली बार कराची अधिवेशन में ही परिभाषित किया गया। लाहौर अधिवेशन में सिर्फ जो है पास किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया था। परिभाषित जो है कराची अधिवेशन में ही किया गया था। 29 मार्च को कराची ये जो फाइनली जो प्रस्ताव पारित हुआ था 29 मार्च को, इसलिए कराची अधिवेशन जो है डेट आता है 29 मार्च, तो आप लोग 29 मार्च ही समझिएगा। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन 3-4 दिन चलता था, तो 26 मार्च से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक हुआ था। लेकिन आप लोग जो है इसको सुविधा के लिए 29 मार्च याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में 29 मार्च ही पूछेगा आपसे। यहां पर जो है मौलिक अधिकार के संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, और आर्थिक के कुछ अधिकार, मतलब कह सकते हैं कि मौलिक फंडामेंटल राइट और आर्थिक संबंधी कार्यक्रम जो है यहां पर प्रस्तावित हुआ था। ये आपको कराची अधिवेशन में, और मौलिक अधिकार का जो ड्राफ्ट था वो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने खुद तैयार किया था, और इसमें प्रस्तावित भी उन्होंने ही किया था, मतलब कराची अधिवेशन उन्होंने ही रखा था। और मौलिक अधिकार में सपोर्ट किया था जवाहरलाल नेहरू को एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने मौलिक अधिकार को बनाने में जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया था। तो यह हो गया। सुभाष चंद्र बोस से बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बारे में, कि वर्ष 1931 में गांधी जी जो है पूरे भारत में सबसे अच्छे नेता थे और सबसे सम्मानित नेता थे, सबसे लोकप्रिय नेता थे,
उनका सम्मान अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। यह बात वो बोलते हैं। यह हो गया कराची अधिवेशन की बात। अब कराची अधिवेशन में गांधी जी को कहा गया कि आप जो है, जो दिल्ली गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को, दिल्ली समझौता को, वह मान लिया गया और गांधी जी से कहा गया कि आपको जब भी मन हो आप जो है जा सकते हैं। जब भी मन, क्या, जब इंडिया डेट होगा तभी ना जाइएगा। तो अब गांधी जी अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से अब चलेंगे। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र, गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र। ये दूसरा सत्र जो हुआ है वह शुरू हुआ 7 सितंबर से 1930 से, और यह चला है 1 दिसंबर 1930 तक। 7 सितंबर 1930 से लेके 1 दिसंबर 1930 तक यह अधिवेशन चला है। 7 सितंबर 1930 नहीं होगा ना, 31 होगा। हाँ, 31 में होगा। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन चला। गांधी जी लंदन पहुंचे 12 सितंबर को। गांधी जी कब पहुंचे लंदन? 12 सितंबर 1931 को। गांधी जी यहां से कौन सा पानी के जहाज से गए थे? एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। एसएस राजपूताना जहाज से गए थे गांधी जी। गांधी जी को लंदन में कहां ठहराया गया था? किंग्सले हॉल में ठहराया गया था। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। मैकडोनाल्ड। राजा कौन था? जॉर्ज पंचम ही था। और लेकिन भारत का जो वायसराय था वो बदल गया। अब भारत का वायसराय कौन हो गया? तो विलिंगटन हो गया। भारत का वायसराय कौन हो गया? विलिंगटन हो गया। यह पहले बंबई का गवर्नर था, मैंने आपको बताया होगा, और 1915 के बंबई अधिवेशन में यह भाग लेने वाला भारत का पहला गवर्नर था। विलिंगटन ने पहली बार बंबई का गवर्नर था, तो ये भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। उस समय भारत के जो मंत्री थे, जो भारत मंत्री का पोस्ट था, वो कौन थे? या उनको गृह सचिव थे, वो वहां के गृह सचिव थे। उनका नाम था सैमुअल हक। सैमुअल हक उस समय भारत के जो गृह सचिव थे या भारत मंत्री थे, वो सैमुअल हक थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। तो गांधी जी के साथ पानी के जहाज में, जो एसएस राजपूताना जहाज यहां से चला, उसमें गांधी जी के साथ कौन कौन? लंदन में कहां ठहरे थे? किंग्सले हॉल में, शायद बता दिए है ना, किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में ठहरे। जहाज में पानी के जहाज में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गए, तो उनको भी देख लीजिए। महादेव देसाई गए। महादेव देसाई और प्यारे लाल दोनों गए। दोनों महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। पहले महादेव देसाई भी थे, और जब महादेव देसाई 1944 में मर जाते हैं आगा खां जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो फिर प्यारे लाल बनते हैं महात्मा गांधी के निजी सचिव। महात्मा गांधी के साथ एंड्रूज भी गए थे। सीएफ एंड्रूज भी गए थे। एंड्रूज भी गए थे, निजी सचिव थे, ये बन के गए थे गांधी जी के। उसके बाद जो गए थे, देवदास गांधी गए थे। देवदास गांधी गए थे। मदन मोहन मालवीय गए थे। मदन मोहन मालवीय एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए, गोलमेज सम्मेलन के तीनों सत्र में भाग लिए हैं मदन मोहन मालवीय। ये हिंदू महासभा से गए थे। हिंदू महासभा से गए थे। उसके बाद सरोजिनी नायडू को, एक बात याद रखिएगा सरोजिनी नायडू के बारे में, उस समय की ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार जो भी कहिए, उन्होंने सरकारी सरोजिनी नायडू एकमात्र है व्यक्ति है जो भाग ली थी, वो सरकारी खर्चा पर भाग ली थी। सरकार ने इसको भेजा था। भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था एनी बेसेंट ने।
भारतीय महिलाओं का जो है कौन किया था, एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद घनश्याम दास बिरला भी गए थे। घनश्याम दास बिरला ये फिक्की के उस समय अध्यक्ष थे, व्यवसायी वर्ग के, तब से गए थे, व्यवसायी वर्ग के तब से ये गए थे। उसके बाद मीराबेन भी गई थी, मीराबेन भी गई थी। ये सारे लोग जो है यहां इसमें भाग लेने के लिए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर भी गए थे, दलित वर्ग से। उदारवादी वर्ग से कौन कौन गए थे, तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ये सब गए थे उदारवादी वर्ग से। डॉक्टर अंबेडकर गए थे ये दलित वर्ग से। केसी दत्त गए थे भारतीय ईसाई वर्ग से। केसी दत्त जो है भारतीय ईसाई वर्ग से गए थे। उसमें केटी पॉल गए थे पहला में, दूसरा में केसी दत्त गए थे भारतीय ईसाई वर्ग से। उसके बाद मुस्लिम लीग से कौन कौन गया है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल और इमाम साहब, ये लोग जो है मुस्लिम लीग से गए थे। तो यही है आपका सारा जो लोग गए थे उनके बारे में जो है जो जानकारी है वह यही है। ये लोग भाग लिए। जब गांधी जी 12 सितंबर को पहुंचे थे, लेकिन अंबेडकर और इधर से मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग साफ साफ कहते थे कि अल्पसंख्यक या सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है कोई बात, कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग ये सांप्रदायिक मुद्दों पर या अल्पसंख्यक मुद्दों पर या दलित मुद्दों पर, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी बहुत बार समझाए इन लोगों को, अंबेडकर को और जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, कि ये तो हम लोगों का आपस का समस्या है। ये इंग्लैंड से क्यों बात कर रहे हो, अंग्रेज से क्यों बात करते हो, ये तो हमारे भाई भाई का प्रॉब्लम है, और अंग्रेज से हम ये बात क्यों करने जाएंगे। लेकिन अंबेडकर ये लोग चाहते थे, कहते थे कि नहीं नहीं, पहले ये बात यहीं पर फाइनल हो जाए, ब्रिटिश सरकार के सामने ये बात हमारा फाइनल हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अंबेडकर को गांधी जी के विचार से सहमत असहमत होना अलग चीज है, लेकिन उनको ये लग रहा था डर कि अगर भारत को अगर अंग्रेज के रहते हुए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो स्वतंत्र अंग्रेज के बाद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये लोग अंग्रेज के जाने के बाद ये लोग हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। शायद यही बात था कि भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ये सब जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वितीय सत्र में अड़ गए। और अंतिम में जो है, और प्रधानमंत्री जॉर्ज मैकडोनाल्ड भी यही चाहता था कि ये लोग जो है आपस में लड़े, कोई सॉल्यूशन नहीं दे, और हम जो है इन लोगों को बताएं कि देखो तुम लोग तो आपस में लड़ रहे थे, हमारा क्या गलती है। खैर गांधी जी खाली हाथ वहां से आए, भारत में आए तो पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या करने गए थे वहां। तो गांधी जी ने बोला कि अल्पसंख्यक और सांप्रदायिक मुद्दों पर मेरी एक बात, और दलित मुद्दों पर कोई जो है मेरी बात नहीं सुना, और यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय सत्र पूर्णतः असफल हो गया। लेकिन मैं भारत का जो ध्वज लेकर गया था सम्मान के साथ, ध्वज को जो है मैंने नीचे नहीं गिरने दिया। जो भारतीय ध्वज लेके मैं चला था, उस ध्वज को जो है मैं नीचे नहीं गिरने दिया, उसके सम्मान को मैंने बनाए रखा है। ये बात गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने फिर कहा कि मैंने मांगा था पत्थर और मुझे मिला मैंने मांगा था रोटी और मुझे मिला पत्थर। और गांधी जी जो है फिर से
भारत आ गए। जब भारत आए तो 1932 जनवरी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और गांधी जी को कहा गया कि आप जो है फिर से सेकेंड सबरी अवज्ञा आंदोलन जो है फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कराची अधिवेशन में सबरी अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो 1932 में जनवरी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और गांधी जी से कहा गया कि सबरी अवज्ञा आंदोलन को आप फिर से शुरू कीजिए। सबरी अवज्ञा आंदोलन का यह मतलब दूसरा चरण है जो 1932 से चला और 1934 तक चला। 1934 तक चला। इस समय जो है कांग्रेस को फिर से जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस समय बहुत जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारी दी और हिंसा बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे बंगाल में एक तिवेरा जगह है, उसके डीएम थे वहां पर एक सुनीति चौधरी और शांति चौधरी नाम की छात्रा थी। इन लोगों ने गोली चला दिया और फिर जो है थोड़ा सा स्थिति काफी तनावपूर्ण होता जा रहा था। लेकिन इस पर गांधी जी ने हिंसा के बावजूद भी सबरी अवज्ञा आंदोलन को जो है हिंसा के कारण वापस लेने के चक्कर में नहीं थे। मई 1933 में गांधी जी ने सबरी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस नहीं लिया। इसको ध्यान में रखिएगा। हिंसा होने के बावजूद भी गांधी जी ने मई 1933 में सबरी अवज्ञा आंदोलन को वापस नहीं लिया। जैसे चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था कि चोरा चोरी कांड हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जबकि आंदोलन पराकाष्ठा पर थी। लेकिन सबरी अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी जब हिंसा काफी चल रहा था, तेजी से फैल रहा था, लेकिन गांधी जी ने हिंसा के कारण सबरी अवज्ञा आंदोलन को वापस नहीं लिया। मई 1933 में सबरी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था, वापस नहीं लिया था। और वापस लेते हैं अप्रैल 1934 में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो गांधी जी अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से यह बात समझ चुके थे कि हिंसा अब वाजिब है। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सबरी अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी अक्टूबर 1934 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। अक्टूबर 1934 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और ये जो एक बार संन्यास लेते हैं तो फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फिर से सदस्य नहीं बनते हैं। फिर से ये सदस्य नहीं बनते हैं। कांग्रेस का मार्गदर्शन करते हैं लेकिन ये कांग्रेस के सदस्य नहीं रहते हैं। इसलिए परीक्षा में पूछ लेता है कि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे या नहीं थे। तो अक्टूबर 1934 में उन्होंने कांग्रेस को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे और फिर गांधी जी कभी भी कांग्रेस के मेंबर नहीं बने। हाँ, गांधी जी कांग्रेस को मार्ग निर्देशन देते रहते थे और गांधी जी एक्टिव राजनीति से वापस ले लिए, मतलब हाथ कदम वापस लिए। और गांधी जी कहे कि अब मेरा काम एक ही है, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो द्वितीय सत्र हुआ था उसमें हरिजन मुद्दा के कारण, दलित मुद्दा के कारण जो है यह असफल हो गया था। तो अब मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं हरिजन के उत्थान के लिए काम करूं और गांधी जी अब लग गए हरिजन उत्थान में। आपको मैंने बताया ही होगा कि सितंबर 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था और हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला जो साप्ताहिक छपता था। और इसमें जो है गांधी जी का एक ही प्रमुख काम था कि छुआछूत को समाप्ति, हरिजन का उद्धार करो और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दो। अब गांधी जी जो है रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए। इस प्रकार से अप्रैल 1934 में गांधी जी ने पूर्णतः सबरी अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। तो यह आंदोलन आप कह सकते हैं कि 1930 से चला और 1934 तक चला। तो लगभग जो है यह आंदोलन 4 सालों तक मान के चला जाए, बीच में बंद भी हुआ, लेकिन 4 सालों तक यह आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जो है मतलब एक नई दिशा देता रहा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।